Hello dear student, this is Salma Aftab and welcome back to your chemistry classes by SAL. And I hope you all are doing very well. And today we are going to start a new chapter for the class at 10th, that is our mole concept. Okay. Because we are studying chemistry and we are dealing with the atoms, molecules, compounds, ये सारी चीजों से हम लोग डील कर रहे हैं. और ड्यूरिंग द डीलिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स, दिस कंपोनेंट्स, वी जस्ट डू आवर रिएक्शंस. ठीक है, केमिस्ट्री में सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं. एंड रिएक्शन, वी नो दैट रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन आइदर सॉल्यूशन फेज, आई मीन लिक्विड फेज, और इन द गैसियस फेज. इन्हीं दो फेजेस में हम लोग की रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि मोल कंसेप्ट का यहां बहुत ज्यादा रोल है. ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में सारे के सारे रिएक्शंस करवाते हैं लैब में और इंडस्ट्रीज में, जहां जहां हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट की जरूरत होती है हम लोग एक रिएक्शंस करवाते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शंस करवाते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन किसमें, क्या सॉलिड में रिएक्शन करवाते हैं? नहीं, सॉलिड में रिएक्शन नहीं करवाते. हम लोग अपनी रिएक्शंस करवाते हैं आइदर इन द लिक्विड फेज और गैसियस फेज. वहीं पे रिएक्शंस होती है और एक हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है. ठीक है, तो वहां पे मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा? कैसे मेजर करेंगे हम लोग अपने कंपोनेंट्स को? अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को लेंगे और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें बनाना है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? कैसे उसकी क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे? तो टॉपिक जो है आज का वही है कि मोल कंसेप्ट जो है हम लोगों का, इट इज अ क्राइटेरिया टू मेजर द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज और लिक्विड, इन द सॉल्यूशन फेज और लिक्विड फेज और इन द गैसियस स्टेट. बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है ओवरऑल मोल कंसेप्ट. ठीक है, मोल कंसेप्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, मेजरमेंट, ये सारी चीजें सीखते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है. क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और ये क्लास 12 तक अगर देखा जाए सही से, क्लास 12, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिकल्स जो है हम लोगों की क्लास 11 12 में मोलालिटी कैलकुलेट करनी होती है. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में अपने टाइट्रेशन वाले पोर्शन में. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्लास 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. ये सारी चीजों को देखकर मोल कंसेप्ट चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर? ठीक है, सो बी केयरफुल एंड हैव पेशेंस. ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखो कि इसको अच्छे से समझना है कि है एग्जैक्टली में क्या, इस सारी चीजें का एप्लीकेशन कहाँ है, कैसे यूज करना है. ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट जो हमने बताया कि प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा है और 11 12 ये सारी क्लासेस में चली जाती है. ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या हमने बताया? मोल कंसेप्ट इज द क्राइटेरिया टू मेजर द कंपोनेंट. ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आ जाओ कि एग्जाम में जो है ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स आते, बच्चे पढ़ तो लेते हैं इस चैप्टर को. ठीक है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं इस चैप्टर को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं. बेटा अगर आप लोग को ये वीडियो लेंदी लगे तो प्लीज यहीं पे स्किप कर देना. ठीक है, आगे चल के अपने मेन पॉइंट में आ जाना. बट मैं बार बार यही कहूंगी कि बेसिक क्लियर कर लो. ये मोल कंसेप्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसको पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमें मिलते हैं क्लास 11 में, क्लास 12 में कि मैम क्लास 11 क्लास 10 में पढ़े होते बट उन्हें पता नहीं होता कि क्या है एग्जैक्टली में मोल कंसेप्ट, क्या इसकी जरूरत है, कैसे काम करना है, कैसे यूटिलाइज करना है. सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है. ठीक है, और कंसेप्ट को क्लियर कैसे करना है? क्रिस्टल क्लियर करना है पूरी तरीके से. ठीक है, अच्छा आप ये बताओ कि हम मोल कंसेप्ट बता तो दिया कि चलो ये मेजरमेंट का क्राइटेरिया है. मैं मोल कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेस क्लियर करती हूं, थोड़ा सा. और डायरेक्ट मोल कंसेप्ट चैप्टर अपना है भी नहीं, अपने सिलेबस में आने के लिए, हम वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा अपना बेस को उससे पहले हम लेके जाते हैं कि अगर सपोज हम
अपने आसपास देखते हैं मेजरमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग तरीके से है, ठीक है, अलग अलग तरीके से है। जैसे कि सपोज 1 डजन की बात करते हैं, ठीक है, 1 डजन, हिंदी में दर्जन या उर्दू में हम क्या कहते हैं, दर्जन कहते हैं। तो इन 1 डजन वी हैव 12 यूनिट्स, पता है 12 होते हैं। अब चाहे बनाना लेने जाओ चाहे एग लेने जाओ तो हमें वही क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अगर हम कहेंगे गिव मी 1 पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सैंडल्स, ये सारी चीजें पेयर में अगर कहेंगे तो पेयर की क्वांटिटी यानी कि 2 की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 इन नंबर, उसकी क्वांटिटी क्या है, 2 है ना। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। 1 kg का कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो हम मार्केट में जब हम सामान लेने के जाते हैं, सामान लेने, क्योंकि यहां पे आता है हम लोगों का रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। फर्स्ट टॉपिक जो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम उसको समझाना चाहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जैक्टली है क्या। अब ये देखो, इसके क्या डेफिनेशंस तो लिखे हुए हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इट्स एब्सोल्यूट मास कंपेयर टू द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस। क्या समझ में आया, जरा बताना हमें। नहीं समझ में आया, वो कुछ भी नहीं समझ में आया, आई नो। तो इसी को समझाने के लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास पर हम आ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करो कि सपोज हम मार्केट में जा रहे हैं और आस्किंग फॉर द वेंडर या कोई जो सब्जी वाले बेचने वाले हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि गिव मी 1 kg पोटैटो, टोमेटो, जो भी है, हम अपनी सब्जी ले रहे हैं, 1 kg की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, 1 kg की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर वो हमें 1 kg हमें मेजर करके दे रहे हैं, अब आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गया है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट हम वेइंग कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल बैलेंस की बात हम नहीं कर रहे, ऐसे जो मैनुअल बैलेंस है, ठीक है, हाँ, जिसको वेइंग स्केल कहते हैं, उसमें उन्होंने सब्जी को निकाला, 1 kg पोटैटो निकाला, ठीक है। हम ऐसे बात कर सकते हैं, 1 kg उन्होंने पोटैटो निकाला। एक थोड़ा सा डेफिनेशन समझाने के लिए, सपोज उनके पास बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस ऐसे ही है, चलो मेरे पास ऐसे ही है, ठीक है, लग नहीं रहा बैलेंस मेरा, लेकिन फिर भी मान लो इसको, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो बाद में देखेंगे। पार्ट वैसे ही लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह कुछ ये, ठीक है ना। देखो, अब देखो उन्होंने डिजिटल बैलेंस रखा, तो वेइंग बैलेंस रखा, वेइंग स्केल रखा, ठीक है, वो वेइंग स्केल रखे। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि वो एक तरफ अपना कुछ सामान जो भी है उनके पास, पोटैटो हम लोग ले रहे हैं, तो ये उस क्वांटिटी में रख दिया, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट वेइंग कर लिया उन्होंने कि ये एक और निकाल के दे दिया कि ठीक है ले लीजिए, लेके जाइए आप, ये आपका 1 kg पोटैटो हो गया। ऐसे तो नहीं होता है। जो मैनुअल बैलेंस होता है, वेइंग स्केल होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसके रिस्पेक्ट में अपना 1 kg का वेट रखते हैं पहले। 1 kg, 5 kg, जितनी अमाउंट में हमें लेनी है, सपोज ऐसे लिखा होता है ना 1 kg, इसको कहते हैं वेट स्केल अपना है। वो उन्होंने अपना वेट रखा, उसके रिस्पेक्ट में ये 1 kg है। ऐसा नहीं कि ऐसे उठाया किसी के तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आई ना, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आई, जो कि 1 kg हमारी ये पोटैटो बन गई। टोमेटो भी लेनी होगी तो ऐसे ही उन्होंने, तो क्या हुआ, ये उसके रेस्पेक्ट में है, डायरेक्ट वेइंग नहीं की गई है ना। मेरे कहने का मतलब है कि इस वाले वेट के रेस्पेक्ट में ये 1 kg है, इस वाले वेट के रेस्पेक्ट में हम 5 kg भी हम वेट कर सकते हैं। 1 kg अगर मेरे पास वेट है तो हम 5 बार वेट करेंगे, हमारे पास 5 kg हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो डायरेक्ट वेइंग नहीं किया गया, हम उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करनी हुई तो हम किसी को एज अ रेफरेंस मान के चले, ये हमारा रेफरेंस का काम करेगा, ठीक है, ये हमारा एज अ रेफरेंस काम कर रहा है, और इसी रेफरेंस की वजह से हमने अपनी वेइंग कर ली, बैलेंस कर लिया कि हमारे पास, तो वो वेंडर जो है वो हमें दे देगा, ठीक है। अब तो ये वेइंग 1 kg ये आई कहां से, ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा बता दे रही हूं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये सिलेबस में भी है,
तो ये 1 kg का जो वेट है ये बैलेंस आया कहां से, कैसे माना 1 kg ये इतना ही बैलेंस होता है। तो इसका भी एक जान लो कि प्लैटिनम और इरिडियम की जो एक रॉड थी, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने प्लैटिनम और इरिडियम की रॉड जो थी उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉड को उन्होंने क्या किया, एयर टाइट जार में उन्होंने रख दिया, ठीक है, एयर टाइट जार में, और काफी साल तक उन्होंने रखा एयर टाइट जार में, उन्होंने काफी साल तक रखा सिंस 1989 से उन्होंने इसको रख दिया, ठीक है। कहा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, ठीक है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, ऐसा तो आ रहा है ना, हाँ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में कई साल तक ये प्लैटिनम और इरिडियम की जो रॉड है वो रखी गई थी, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट था फ्रांस में। और काफी टाइम के बाद उसको जब निकाल कर देखा गया तो वो एज इट इज, उसकी वेट में कोई फर्क नहीं आया था, ठीक है, कुछ भी कोई खास फर्क नहीं आया था, खास नहीं मतलब कुछ फर्क आया ही नहीं था। और इट इज हाई, और एक रीजन था कि उसके वेट में कोई खास फर्क नहीं आया था, और एक और रीजन था, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, एक रीजन ये भी था, हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक। हाँ, तो इट मीन्स मास डजंट चेंज, इसकी जो वेट थी वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई, वेट चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो यहां से एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया कि अच्छा, प्लैटिनम इरिडियम की जो रॉड है इतने साल से रखी गई, उसमें कोई चेंज नहीं आया और हाईली रेजिस्टेंस था, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से उसकी मास नहीं चेंज हुई। तो यहां पे रिजल्ट आया कि अच्छा, अब हम इसको मान लेते, उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉड का टुकड़ा लिया और उसको मान लिया, उस पोर्शन को मान लिया, ठीक है, रॉड का एक पोर्शन उन्होंने तोड़ के निकाल कर जो भी उनके पास था उसको मान लिया कि ये हमारा 1 kg वेट है, एंड 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये वहीं से आया है, ऐसे कोई भी चीजें बिना सोचे समझे नहीं की गई है, ठीक है, हर चीज का एक रीजन है, साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये वहां से उसको मान लिया गया 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। और ये चीज है, मतलब कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, एक चीज और मान लो, जानो कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, ये एज्यूम किया गया कि ये 1000 ग्राम है, ठीक है। तो ये एज्यूम किया गया कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये भी तो कहा गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। ये सारी चीजें मानी गई हैं। तो क्या ये कैलकुलेट सब में 000 की वैल्यू ही आई है यहाँ पे 1000? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि सपोज लिए 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 मिलीग्राम, तो क्या सब कैलकुलेटेड वैल्यू है? नहीं, सबको माना गया है ताकि ये कैलकुलेशन में ये इजी हो, कैलकुलेशन में ये वैल्यू कैलकुलेशन में हमें इजी पड़े, इसलिए इसको ये मान लिया गया है, अज्यूम किया गया है। तो उसी प्लैटिनम इरिडियम रॉड को मेजर किया गया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉड लिया गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉड को ले लिया गया और इसको मान लिया गया कि इसको हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज करेंगे, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रॉड को उन्होंने काट कर और इसको कह दिया कि एक पर्टिकुलर पोर्शन से, और कह दिया कि ये मेरा वैल्यू जो है ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर को भी मान लिया गया कि एक पर्टिकुलर प्लैटिनम इरिडियम रॉड को लिया गया और उसको मान लिया गया कि ये 1 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर माना गया था, ठीक है।
तो 1 मीटर उसको माना गया और 1 मीटर की वैल्यू फिर बाद में 100 सेंटीमीटर उसको एज्यूम कर लिया गया कि 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम आ जाते, तो किसके रिस्पेक्ट में माना, यहां पे हम लोगों ने जो किया था कैलकुलेशन किसी के रिस्पेक्ट में किया था ना, इसके रिस्पेक्ट में किया था। इन द सेम अब ये चीजें हो गई, तो अब हम आएंगे अपने केमिकल रिएक्शंस में। मेजरमेंट हम लोगों को करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो उस मेजरमेंट को करने के लिए सॉल्यूशंस में, गैसियस स्टेज में अगर हम मेजरमेंट हमें करनी है तो फिर से हम लोगों को रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे डायरेक्ट हम नहीं मान सकते कि क्या मोल, क्योंकि जो रिएक्शंस में हम लोग के पास है सारी चीजें सॉल्यूशन फेज में है, एटम्स है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वेरी माइन्यूट कंपोनेंट्स। ठीक है, माइन्यूट कंपोनेंट्स से हम लोग डील कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम कैसे वेट करेंगे उसका। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट में वेट का जो क्राइटेरिया आया सबसे पहले किससे आया, मास से, एटॉमिक मास से। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे मेजर करेंगे उसका, फिर उसके बाद में वहीं से हम लोगों का आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी क्या था कि किसी कंपोनेंट को एक रेफरेंस माना गया। ठीक है, किसी कंपोनेंट को एक रेफरेंस माना गया और उस रेफरेंस को लेकर हम एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। तो वहां पे रेफरेंस क्या था, यहां तो 1 kg हम लोगों ने रेफरेंस लिया था। ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम के रॉड को 1 kg एज अ रेफरेंस यूज किए थे। लेकिन मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हाइड्रोजन को लिया गया था एज अ रेफरेंस, लेकिन बाद में वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा था। एंड आफ्टर दैट इन 1961, जस्ट हैव अ लुक, 1961 में कार्बन 12 जो कि आइसोटोप है कार्बन का, एक C12 एक आइसोटोप है एंड अनदर आइसोटोप इज योर C14। तो कार्बन 12 को एज सेलेक्ट किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के थ्रू कि इससे हम इसको एज अ रेफरेंस मानेंगे, कार्बन को एज अ रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, कार्बन को एज अ रेफरेंस मानेंगे हम लोग, और उस रेफरेंस के लिए कार्बन को एज अ रेफरेंस क्यों लिया गया, कुछ तो रीजन होगा। हाँ, कुछ तो रीजन होगा। रीजन ये था बिकॉज ऑफ इट्स एबंडेंस, वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में उसकी एबंडेंस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। कार्बन की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है। ठीक है, आफ्टर दैट, क्योंकि देखो किसी भी चीज को अगर हम एक स्पेशलिटी, एक उसको वैल्यू देते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्लास में किसी को मॉनिटर बनाते हैं, किसी को भी, तो वो मॉनिटर कैसा होना चाहिए, मॉनिटर हमेशा हर दिन, हर रोज, हर क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मॉनिटर रोज रोज एब्सेंट कर रहा हो और उसको मॉनिटर बना दे, तो वो काम कैसे करेगा, क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा। दैट्स वाई यहां पे कार्बन को एज ए लिया गया, और कार्बन जो है, कार्बन की एबंडेंस बहुत ज्यादा थी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ताकि वो सारे कंपाउंड से वो आसानी से वो क्या रिलेट कर जाए। नेक्स्ट थी मॉडरेट रिएक्टिविटी इसकी मॉडरेट है, नाइदर टू रिएक्टिव, बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव नहीं था, किसकी तरह, एस ब्लॉक एलिमेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, और मतलब S1 और S2 ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इस तरीके का भी नहीं था, है ना। और ना ही वो नॉन रिएक्टिव था, किसकी तरह, इनर्ट गैस की तरह, नोबल गैसेस की तरह। इनर्ट गैस, नोबल गैस बोथ आर सेम। तो इनर्ट गैस या नोबल गैस की तरह वो नॉन रिएक्टिव भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, वो ऐसा भी नहीं था, तो मॉडरेट रिएक्टिविटी थी उसकी। अगर हम क्लास में किसी को मॉनिटर बनाए हैं तो मॉनिटर ना ही बहुत ज्यादा लड़ाकू होना चाहिए। ठीक है, कि हर किसी से थोड़ी सी कोई बात हुई तो बस चला गया कि बस अब तुमसे देख लेना, मैं बदला तो लूंगा, चलना तुम किनारे में मिलना, या तुम्हें मैं इस टीचर से पिटवाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए मॉनिटर को, और ना मॉनिटर को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल सा क्लास पे कमांड ही नहीं है ना, क्लास पे उसका कमांड ही नहीं, कोई बच्चे उसके बात ही नहीं मानते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी यह वही चीज है, ठीक है। और इसके आइसोटोप्स भी स्टेबल है, C12 C14 दोनों आइसोटोप स्टेबल थे। तो कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस माना गया, और उसी रेफरेंस से हम वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। जस्ट सी द डेफिनेशन। अब यहां डेफिनेशन देखो समझ में आएगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन कैसे, एब्सोल्यूट मास जो उसका अपना एटॉमिक मास है ऑफ एन एटम ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, जिसकी निकालनी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस। और हम लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस अपना यही कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 C12 जो है अपना वही है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 एटम, जो कि इसको कैलकुलेशन करने पे हमारा क्या आया है, ये वन, दिस वन, ये कैलकुलेशन करने पे आया है, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, एक एटम का मास जो है वो क्या है 1.99 इंटू 10, एक एटम 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो यानी कि इतने ग्राम का एक एटम बना, देखो समझने की कोशिश करो, इतने ग्राम का एक एटम बना, तो एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12 है, ठीक है, 12 है, तो 12 ग्राम का कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, और यही चीज 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो आया इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो C12 का मास जो आया है, C12 का नंबर ऑफ एटम जो आया है वो आया है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, और इसी वैल्यू को हम लोगों ने कहा है एवोगैड्रो नंबर। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये दिया है, साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो, कोई ऐसे नहीं आया है, उनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था एमिडियो एवोगैड्रो, ठीक है, एमिडियो एवोगैड्रो। तो उनके ऑनर में ये वैल्यू दे दी गई एवोगैड्रो नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब जरा मास ऑफ द निकाल लेते हैं ऐसी, मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम, देखो हमने लिखा हुआ है, अभी एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरत पड़ेगी मुझे अलग से पेजेस, लेकिन अभी पहले यहां से देख लो, क्योंकि देखो ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी भी होगा। देखो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है।